बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं अनुसला मलिक। नाज़रीन, कराची में शेरशाह नाले में होने वाले धमाके के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 14 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि नालों पर तजावज़ात कायम की गई हैं और गैर कानूनी तजावज़ात की वजह से इस किस्म के सानियात होते हैं। ये इमारत इस धमाके के नतीजे में ज़मीन बोस हुई जो नाले के अंदर धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको क्लियर किया कि वहाँ पे कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि नाले में होने वाले धमाके के नतीजे में ये सानिया हुआ। अगर शहर कराची की बात की जाए तो नालों पर जितनी तामीरात कराची में की गई हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इतनी तजावज़ात नहीं हो सकती हैं। हुकूमतें दावेदार रही हैं, लेकिन हम मज़ीद किसी न किसी साने का इंतज़ार करते हैं। ऐसी इमारतें और ऐसे नालों पर बनी इमारतें जब गिरती हैं, जब ज़मीन बॉस होती हैं, तो उसके नतीजे में कीमती जाने ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन शायद इस मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। गैर कानूनी बस्तियां बसाई जाती हैं और कई साल बाद कहा जाता है कि इसका NOC नहीं था, इस इमारत को गिरा दिया जाए, और फिर यह कहा जाता है किसी की नक्शे की मंजूरी नहीं थी। ना किसी उस ज़माने में जिसने उस नक्शे की मंजूरी दी हो या उस इमारत को बनने दिया हो, उससे पूछा जाता है, उससे कटहरे में खड़ा किया जाता है, और ना ही ये कोई मनसूबाबंदी की जाती है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कोई ऐसी इमारतें, कोई ऐसी हाउसिंग स्कीमें ना बने जिसके नतीजे में कई लोग अपनी माल से भी हाथ धो बैठते हैं और अपनी जानों का भी ज़ाया कर बैठते हैं। लेकिन क्या ऐसे सानियात होते रहेंगे? उसके बाद तहकीकात होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होगी। हुकूमत ये कहना शुरू कर दे कि नालों पर तामीरात हैं और नालों पर तामीरात हटाई नहीं जा सकती, तो फिर ये काम कौन आके करेगा? कराची के इस साने पे, जिस पे आज पूरा कराची सोगवार है, जिम्मेदारी किस पर आयद की जा सकती है? क्या सिंध हुकूमत ये कहकर अपनी जान छुड़ा सकती है कि नालों पर बस्तियां कायम हैं, नालों पर तजावज़ात हैं, या कानून नाफज करने वाले इदारे या मुतलका इदारे जिनकी मौजूदगी में ये सारी इमारतें बनती रही हैं, वो महज इस बात से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं कि ये माजी की हुकूमतों के दौर में हुआ और अब शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये आज के प्रोग्राम का मौजू का मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से हमारे एंकर पर्सन और नई बात प्रोग्राम के मेज़बान फवाद अहमद साहब। फवाद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ कामरान सुहेल, हमारे रिपोर्टर जिस वक्त भी मौके के ऊपर मौजूद हैं जहाँ ये सानिया हुआ, वो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अगर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करें, इस वक्त सूरत हाल क्या है? बम डिस्पोजल स्क्वाड क्लियर कर चुका इलाके को, सुई गैस की कोई वहाँ पाइप नहीं थी, गैस नाले के अंदर जो बनी वही धमाका हुआ, और इमारतें इतनी कमज़ोर थी कि उसके नतीजे में सारी इमारत ज़मीन बॉस हुई, बैंक की इमारत गिर गई। देखें, ये इलाका जो है वो शेरशाह का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर शेरशाह नाला है, इसके ऊपर ये बिल्डिंग तामीर थी जिसमें ये बैंक वाक़या था। सिर्फ यहाँ पर बैंक नहीं, इसके साथ साथ जो है वो कई दुकानें थी, शोरूम्स थे यहाँ पर। यहाँ एक साहब से हमारी बात हुई जो कि ज़ख्मी थे। उन्होंने पूरा वाक़या जो है वो अपने ज़ुबान से जो है वो हमें बयान किया, बताया कि वो किस तरह ब्लास्ट हुआ और किस तरह ये मलबे तले दबे रहे, और ख़ुद जो है वो उस मलबे से निकलकर बाहर आए और एम्बुलेंस में बैठ के अस्पताल गए। यहाँ एक साहब और भी आए थे, उन्होंने दावा किया कि उनका भाई जो है वो मिसिंग है। उनका ये कहना था कि जब ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त वो यही मौजूद था, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। अस्पताल को चेक कर लिया है, लेकिन हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कोई अभी तक उनके पास ये क्लेम लेके नहीं आया, कोई फर्द लापता है। अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो इस इलाके के अंदर नाले के अंदर मकानात भी बने हुए हैं, बिल्डिंग भी बनी हुई हैं, दफातर भी हैं, और इसके अलावा दुकानें भी मौजूद हैं। जिस वक्त यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था उस वक्त खाने का टाइम था, लंच टाइम था, और लोग जो है वो बैंक के बाहर मौजूद थे। बैंक के अंदर जो लोग मौजूद थे वो इस सानिया से जो है वो जख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो बच गए हैं। लेकिन जो लोग बाहर थे और अतराफ लोग जो खड़े हुए थे, गाड़ियों में थे, मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए थे, वो इस सानिया के अंदर जो है वो जापाक हुए। तकरीबन 16 अफराद की डेड बॉडी जो है वो अभी इस मलबे से निकाली जा चुकी है, और इस वक्त भी ये इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी है। KMC का अमला जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनकी मशीनरियाँ यहाँ मौजूद हैं। चूँकि यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद है कि जाए वक़ुआ पे मौजूद है। पुलिस उनको हटाती है ताकि यहाँ पर सुकून से इत्मीनान के साथ जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएं,
और ये चेक भी किया जा रहा है जो इंतजामिया की तरफ से कि इसके अंदर कोई बॉडीज मौजूद तो नहीं है, मलबे तले कोई अफराद तो मौजूद नहीं है। कामरान अब हमारे साथ मौजूद रहिए। फवाद अहमद साहब, क्या वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ये कहकर हुकूमत सिंध की जान छुड़ा सकते हैं कि नालों पर इमारतें कायम हैं और नालों पर ये इमारतें जो हैं पहले से कायम हैं, इन इमारतों में लोग रहते हैं और ये सारी तजावज़ात हैं, उसी के नतीजे में आज कीमती जानें ज़ाया हुई, क्या इसी से जान छूट जाती है? मलिक साहब, जान तो जाहिर है कि हर कोई छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे बरी ज़िम्मा हो सकता है साबिक वजीर बल्दियात और मौजूदा वजीर बल्दियात और वो तमाम लोग के जो कराची से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के जिम्मेदार थे। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, ये 2-4 बरस की बात नहीं है। ये कराची में 30, 40, 50 साल से जो काम हो रहा है उसका नतीजा ये निकला है कि अब कराची उस सूरत में आ गया है कि मैंने जब अभी वाटर बोर्ड के एक अफसर से बात की, मैंने पूछा कि यार धमाका क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप समझ लें कि कराची के वो इलाके जो खास तौर पर नालों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो किसी एटम बम के दहाने पर बैठे हैं और किसी ने जरा सी चिंगारी दिखाई तो उन्होंने उड़ जाना है। उसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि अगर आप ये समझें कि एक नाले के अंदर गैस भर जाती है तो जाहिर है कि नाले के ऊपर तामीरात की वजह से गैस की निकासी के जो रास्ते थे वो भी बंद हो जाते हैं। इन नालों को, जो सीवरेज के नाले हैं, इनको कुदरती तौर पर सूरत मतलब इनको इसलिए खुला रखा जाता है ताकि इससे गैस का अखराज होता रहे और यहाँ पर कोई ऐसा मामला ना हो कि जिसके नतीजे में धमाके के लिए गैस नाले के अंदर मौजूद हो। उनका कहना यह था कि ये आप ये ना समझें कि जिस इलाके में धमाका हुआ सिर्फ वही गैस थी, बल्कि कई किलोमीटर तक फैली हुई गैस होती है और अगर इस गैस को कोई तीली दिखा दे तो पूरे 1-1, 1.5 किलोमीटर तक का इलाका उड़ सकता है कि अगर उसके ऊपर कोई तामीरात हुई हो। अच्छा, ये तामीरात आपने कहा कि सईद गनी साहब कहते हैं कि जी हम बेबस हैं, हम हटा नहीं सकते। इसकी बहुत सारी वजूहात है मलिक साहब, जिनको 2-3-4 को जो समझना जरूरी है। कराची में 2 तरह के नाले, एक वो नाले हैं कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, यानी कि कुदरती जो बरसात का पानी है जो पहाड़ी सिलसिलों से कराची के इर्द गिर्द जमा होता है और शहर का पानी है उसने निकलना है और समंदर के अंदर जाकर गिरना है। दूसरे वो नाले हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हैं, जिनको निकासी के नाले कहा जाता है। जो ये नाले हैं इन दोनों का इंतजाम अलग अलग इदारों के पास है। जो बरसाती नाले हैं उनका इंतजाम KMC के पास है, जबकि जो सीवरेज के नाले हैं या बड़ी बड़ी पाइपलाइन है उनका इंतजाम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास है। अब हुआ क्या कि कराची में जिस वक्त आबादी बड़ी, कब्जे हुए, अब्रप्टली जो है वो कराची के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे नालों के किनारे बसना शुरू किया, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर का जो ड्रेन था, जो बरसाती पानी का निकासी का जो ड्रेन था, उसके अंदर अपना सीवरेज का पानी डालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वो सारे नाले कि जिनको इस मकसद के लिए कुदरती तौर पर जो बने हुए नाले थे अंग्रेज के जमाने में, जिनको पक्का किया गया था, जिनको इसलिए खुला छोड़ा गया था, इसलिए खाली छोड़ा गया था कि जब भी बारिश का पानी होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन आबादी ने उसके अंदर अपना सीवरेज का पानी डालना शुरू हुआ। फिर मजीद काम ये हुआ कि कराची के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें ऐसी हैं कि जो इन नालों के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें सीवरेज के नाले भी हैं, जिसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन भी हैं। सिर्फ आप बात करेंगे इस छोटी सी दुकान की, इस छोटी सी दुकान का लीज के किस्से के ऊपर भी मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ जो सिविल इंतजामिया के जो अफसर पहुंचे हुए थे, गालिबन DC साहब थे, अबड़ो साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया तो ये लोग लीज लेकर आ गए। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि अगर सिर्फ नालों की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की पार्किंग इसी नाले के ऊपर, इसी नाले से मेरी मुराद है एक नाले के ऊपर कायम है। उसके सामने आइए चुंदरीगढ़ रोड की बड़ी आइकॉनिक किस्म की एक बिल्डिंग है शाहीन कॉम्प्लेक्स की, उसकी पार्किंग कुछ अर्से पहले गिर भी गई थी, वो नाले के ऊपर मौजूद है। थोड़ा सा आप आगे चलें तो सिंध सेक्रेटेरिएट का कुछ हिस्सा वो नाले के ऊपर मौजूद है। मुतसिब सिंध मुतसिब का, वफाकी मुतसिब का सिंध का जो दफ्तर है वो नाले के ऊपर मौजूद है। फिर आप आगे आ जाइए तो रेड जोन मैंने आपको बता दिया, हाई सिक्योरिटी जोन बता दिया। मजीद आप इलाके के अंदर आ जाएं तो क्लिफ्टन की तरफ चलते हैं। क्लिफ्टन में पूरा ग्लास टावर नाले के ऊपर बना हुआ है, मुतादिद बंगले हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, बाग हैं जो नाले के ऊपर बने हुए हैं, जिसको जो है वो नहर ख़याम कहते हैं, और उसके आसपास के जो क्लिफ्टन के नाले हैं। फिर आप सोल्जर बाजार की तरफ आ जाए, पिक्चर नाले की तरफ आ जाए, सोल्जर बाजार के नाले के ऊपर पूरी एक इमारत बनी हुई है। गुरु मंदिर की तरफ आ जाए, वहां पे एक मस्जिद है जिसको सबील वाली मस्जिद कहते हैं, उस मस्जिद के बराबर में आज भी नाले के ऊपर बिल्डिंग तामीर हो रही है। इस वक्त भी उसका जो है वो तामीराती काम, शायद मजदूर घर चले गए हो, रात का वक्त है तो रुका हुआ हो, यानी कि सुबह तक वो मौजूद था। फिर आप आगे आ जाए चूना भट्टे का जो नाला है उस पूरे के ऊपर बिल्डिंग मौजूद है। फिर आप आ जाए लांडी बाबर कॉलोनी, वहां पर जो है वो पूरी लाइन से बिल्डिंग मौजूद है। फिर आप आ जाए जुबली सिनेमा जो पुराना था उसके बराबर में जो नाला जा रहा है उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग मौजूद है। फिर आप आ जाए कराची का अहम तरीन इलाका उर्दू बाजार की बेतहाशा दुकानें नाले के ऊपर मौजूद है। लाइट हाउस आ जाए, लुंडा बाजार आ जाए, कौन से इलाके का कराची का नाम लें, लांडी से लेकर शेरशाह तक और शेरशाह से लेकर इस लिहाज से तो कराची के अंदर इस किस्म के सानेहात की हर वक्त खतरा मौजूद रहता है कि जब इतनी इमारतें, इतनी सेंसिटिव इमारतें भी अगर नालों के ऊपर मौजूद होंगी।
मलिक साहब ये कोई पहला वाकया थोड़ी है, ये वाकया तो ऐसा हुआ कि जिसमें जो है वो जानी नुकसान ज्यादा हो गया, वरना इसी साल के अंदर अगर 2-3 वाकयात का आप जायजा लें, पूरी जुबली की मार्केट जो है वो जमीन बोस हो गई, पूरे उर्दू बाजार की दुकानें जमीन बोस हो गई, सदर में मोबाइल मार्केट के पास एक अमान को या अमरीको कोई सेंटर है, उसको वो पूरा का पूरा जमीन बोस हो गया। लेकिन इत्तफाक ऐसा था, कुदरत ने बचाना था, जानी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए सब खामोश है। कार्रवाई हुई, कार्रवाई यही हुई कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, हमने प्रोग्राम किए, हमने जो है उसके ऊपर बातें की, रिपोर्टिंग की सारा दिन, उसके बाद काम खत्म हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो लीज का मामला है, मैं उसकी तरफ भी आ जाता हूं। सईद गनी साहब ने जो कहा ना कि जी हम उनके पास लीज मौजूद है, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे या गालबन डिप्टी कमिश्नर थे उस इलाके के, अबड़ो साहब जो वहां पर, मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, टीवी के ऊपर सुनी, उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ पर जो है जब हमने इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो लीज मौजूद थी, और जिसके पास लीज मौजूद हो हमारा इख्तियार नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। असल में मलिक साहब 2-3 वाकयात मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे कराची में हमारे ऑफिस से कुछ फासले पर एम्प्रेस मार्केट है, बड़ी तारीखी मार्केट है, अंग्रेज के जमाने की बड़ी खूबसूरत एक मार्केट है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो दुकानें मौजूद थी, जो 2 साल पहले 3 साल पहले जब वसीम अख्तर साहब थे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जिसको जो है वो गिराया गया। इसके साथ साथ जो जू है कराची का, गांधी गार्डन जिसको माजी में कहा जाता था, उसके इर्द गिर्द बैटरी की दुकानें बनी हुई थी, वो सारी दुकानें भी गिराई गई। ये जो ऑपरेशन इन दुकानों के खिलाफ हुआ, जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें एहतजाजी जो है लीज दिखाना शुरू कर दी, पेपर्स दिखाना शुरू कर दिए, रसीदें दिखाना शुरू कर दी कि जी हमने तो केएमसी के अंदर पैसे भरे हुए, तो हमारे साथ जो है वो ये नाइंसाफी हो रही है, हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। लेकिन तहकीक में मालूम हुआ मलिक साहब, उनको वहां पर पथारा लगाने की इजाजत दी थी। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूं तो उनको वहां पर ठेला लगाने की इजाजत दी थी। उन्होंने इब्तिदा में ठेला लगाया, ठेला लगाने के बाद उसको पक्का किया, पक्का करने के बाद दुकान बनी, फिर दुकान कोई किसी को बेचकर चलता बना। एक तो ये मामला है। दूसरी बात यह कि कराची में हर इदारे ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। नस्ला टावर का मामला था, शुरू हुआ था, चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि यहाँ से नाला एक गुजरता था, ये उसके ऊपर बना है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे नाले पे नहीं बना था। बाद में कोर्ट में भी रिवील हुआ, वो सर्विस रोड का एक 70 फीट का टुकड़ा था जो नस्ला टावर में शामिल किया गया। उस टुकड़े का क्या मामला था? नस्ला टावर वाले ने कहा मेरे पास तो लीज मौजूद है। अब जब लीज मौजूद होती है, हम भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि इसके खिलाफ क्यों हुक्म आ रहा है। मसला यह है कि यहाँ पे हर इदारे ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का यह इख्तियार नहीं था कि वो उस जमीन की लीज करती, वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया और 70 फीट का टुकड़ा 55 लाख रुपए के अंदर बेच दिया। इसी तरीके से अभी सईद गनी साहब ने खुद बताया कि ये जो बिल्डिंग थी ये किराए पर दी हुई थी साइट एसोसिएशन ने। साइट एसोसिएशन यानी कि वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बॉडी है, जिसने उस नाले के ऊपर भी बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी। न सिर्फ बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी, बल्कि बिल्डिंग बना के उसको किराए पर भी दे दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अंदर हर इदारा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केडीए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, फवाद अहमद साहब, क्या फिर हम समझे कि ये इसने इंतजामात ने खत्म नहीं होना, ये ऐसे ही रहनी है? देखिए मलिक साहब, इसके खिलाफ ऑपरेशन चलते रहेंगे, कोर्ट्स के हुक्म आते रहेंगे। बाज जगहों पर कोर्ट स्टे भी देता है, इस बुनियाद पर देता है कि जब भी कोई केस लेके कोर्ट में जाता है तो वहां पर इब्तदाई तौर पर उसके दावे की बुनियाद पे कोर्ट उस दावे को ठीक महसूस करते हुए कार्रवाई से रोकता है, जिसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि लोग तवील अरसे तक उस इदारे को, उस गैर कानूनी चीज को चलाते रहते हैं। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो कानूनी हो जाती है, बाद में कोर्ट्स ऐसे फैसलों को उड़ाते भी हैं। मसला ये है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ड्राइव चलती है, उस ड्राइव को पूरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी पता होना चाहिए कि अगर वो किसी इमारत को हटा रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई ऑर्डिनेंस आ जाएगा जिसकी बुनियाद पर उसी को मतून ठहराया जाएगा कि आपने जो है लोगों को कैसे बेघर कर दिया। ये 30-40 साल में हुआ। चाइना कटिंग क्या थी, फुटपाथों के ऊपर कब्जे क्या थे, पूरी मार्केट्स बनी हुई थी फुटपाथों के ऊपर, जिसको केएमसी ने लीज किया हुआ था, जहां पे कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद इंक्रोचमेंट कराती हो, जहां कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खुद इंक्रोचमेंट कराती हो, पैसे दे के फ्लोर्स बनते हो। वहां पर तो फिर यही होना है कि सब अच्छा की रिपोर्ट आ जानी है, फिर कोई सानिया होना है, मैंने आपने बात करनी है, नाराज होना है, गुस्से होना है, उसके ऊपर बात करनी है, एहतजाज करना है, सड़क पे निकल के प्रोग्राम करना है, लोगों को कवर करना है, और फिर उसके बाद जो है वो एक ठंडी रात होगी जिसकी सवेरा कोई नजर नहीं आता। ठीक है फवाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान सुहेल मसद मौजूद थे, कराची की ज़ुबू हाली का जिक्र कर रहे थे कि कराची के अंदर किस तरीके से तजावज़ात कायम की गई और उनको आज भी हटाना मुश्किल और नामुमकिन नजर आता है, और इस तरीके से सानियात मजीद भी कई जो है वो जन्म ले सकते हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर को शदीद दबाव का सामना है। वो दबाव का सामना इसलिए है कि जो कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं FBR की तरफ से प्रॉपर्टी की, उस पर इस वक्त प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगरचे हुकूमत ने प्रॉपर्टी के बिजनेस में एमएसटी स्कीम भी दी और ये कोशिश की कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस अगर आगे बढ़ता है तो रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क के अंदर घर बनेंगे। और साथ साथ जो घर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था
कि घर बना कर दिए जाएंगे, उस तरफ भी पेश कदमी होगी। लेकिन इस वक्त सरापा एहतजाज है, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो एक चीज़ की कीमत, एक जगह की कीमत 3-3 इदारे फिक्स करते हैं, उससे उनकी जान छुड़ाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन कायमा कमेटी बराए फाइनेंस सेनेट में जनाब सेनेटर तला महमूद साहब, और उनके साथ एहसन मलिक साहब होंगे जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट एसोसिएशन DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के, और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद और प्रॉपर्टी डीलर्स एहतजाज किस बात का कर रहे हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर तला महमूद साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि जो इस वक्त हुकूमत तामीराती शोबे को तरक्की देने की बात तो करती है, लेकिन फिर SRO जारी करती है, आपने उसका नोटिस भी लिया, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने की बात भी की। हुकूमत क्यों जब तक मुकम्मल तौर पर एक डाटा मुरतब नहीं करती, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेती, उससे पहले SRO जारी करके फ़ायदा क्या होता है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आती कि इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है वो है उसकी मुआशियात, इकनॉमिक्स। और इकनॉमिक्स के हवाले से जो भी मामलात हैं या मसाइल हैं, वो अगर किसी ने सॉर्ट आउट करने हैं तो चाहे जो बिज़नेस से मुतल्लिक़ लोग हैं, ताजरान, चाहे उसका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन बिज़नेस से है, चाहे उसका ताल्लुक इंडस्ट्रीज से है, ट्रेडर्स हैं, किसी भी शोबे से हैं, सर्विसेज के हवाले से हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स देना है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है। और इसके लिए जो सबसे अहम तरीन अदारा है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बिल्कुल ठीक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ताजरान जितने भी, चाहे जिस भी शोबे से मुंसलिक हों, इनके अंदर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन गैप है और ट्रस्ट डेफिसिट है। और इसके साथ साथ जैसे आपने अभी कहा कि SRO इशू करना, सबसे पहले तो ये इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया था पार्लियामेंट ने कि जो भी SRO या जो भी इस तरह का सिलसिला होगा वो बजट के अंदर होगा, और बजट के जो दरमियानी टाइम है उसके अंदर कोई इस तरह का SRO या इस तरह की चीज़ इशू नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अलमिया ये है कि ये अपनी तरफ से ये कर लेते हैं और इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं उन लोगों पर जिन लोगों से उन्होंने वसूली करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा इनको ये कहा है कि भाई आपने जो भी तब्दीली करनी है, चाहे आप किसी चीज़ को, ड्यूटी को कम करते हैं या ड्यूटी को बढ़ाते हैं या टैक्सेस के निज़ाम को प्लस माइनस करते हैं, तो उसमें जो स्टेक होल्डर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे आपने लेना है। एक आप है लेने वाले और वो है देने वाले, तो इन दोनों का आपस में ऑन बोर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये बिल्कुल एक निज़ाम इस टाइप का है कि इम्पोज करो और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आके इस किस्म की भी करवाते हैं कानून साजी, जिससे वो ऐसे ऐसे इकदाम कर सकें जिसमें वो ताजरान को मजबूर कर सकें। मिसाल के तौर पे छापे मार सकते हैं, मिसाल के तौर पे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे उनका रिकॉर्ड उठा के ले जा सकते हैं। वो इस तरह की चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है इन दोनों तबकों को आपस में करीब लाने के बजाय और मजीद दूर कर रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट मजीद बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन गैप मजीद बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा तरीकाकार नहीं है, मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। तला साहब, स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो सिफारिशात हैं, कायमा कमेटी की सिफारिशात हैं, उस पर किस हद तक हुकूमत उसको सीरियस लेती है? अपोजिशन तो कहती है कि पार्लियामेंट को भी सीरियस नहीं लिया जाता, पार्लियामेंट को बाईपास किया जाता है। फिर इस किस्म की जब मईशत की हालत हो तो आप ऑन बोर्ड किए बगैर स्टेक होल्डर्स को जब फैसले करते चले जाएंगे, मुल्क की मईशत बेहतर कैसे हो सकती है? देखिए ना, ये तो ख़ास तौर पे अगर आप ये देखेंगे तो ये कुछ अरसे से तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, और जितनी ज़्यादा तेज़ी आती जा रही है उतना ज़्यादा इसमें जो है
गैप बढ़ रहा है और पाकिस्तान मुआशी बदहाली की तरफ जा रहा है, चाहे ये जितना मर्जी टैक्स वसूल कर लें, ज़बरदस्ती कर लें, मुख्तलिफ तरीक़ों से वसूल कर लें, लेकिन ये गैप जो है ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये तो अपनी जगह एक अलमिया है, लेकिन इसके साथ साथ दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक उन दो चीज़ों को ये लाइन अप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काबू नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी के साथ आपकी दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों की जो इनकम है या लोगों की जो कमाई है उसको किस तरह इंक्रीज़ करते हैं। जब आप उनको इंक्रीज़ करेंगे तो अगर आपकी महंगाई भी होगी तो वो भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि महंगाई तो हो रही है लेकिन आपकी बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिससे लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होती जा रही है, जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो उसी जगह पर हैं, और लोग जो हैं वो बेचैनी का शिकार हैं, अनसर्टनिटी की शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये कभी भी इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। ये चाहे मार धाड़ करें, ज़बरदस्ती करें, ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। इसके अंदर इन लोगों के साथ बैठना चाहिए। मैं तरह साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। एहसन मलिक साहब, अगर तामीराती शोबे की बात की जाए, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एमएसटी स्कीम भी दी ताकि सरमायाकारी बड़े तामीराती शोबे को तरक्की मिले, बेरोज़गारी का खात्मा हो, जैसा कि बात कर रहे हैं सेनेटर तला महमूद साहब, लेकिन उसके बावजूद तामीराती शोबा खुश नहीं है हुकूमत की पॉलिसियों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेनेटर तला महमूद साहब का स्पेशली कि उन्होंने जब ये SRO आया 1 दिसंबर को और 6 दिसंबर को उन्होंने जो रूलिंग दी इसके ऊपर, वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की और तमाम सेनेटर साहिबान जो वहाँ पे 10-11 मौजूद थे सब ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त कहा। अभी तामीराती शोबे का जो अलम है प्राइम मिनिस्टर लेकर तो निकले हुए हैं, क्लेम भी करते हैं 50 लाख घरों का, 1 करोड़ नौकरियों का, और उसके बाद नया पाकिस्तान का एक सेटअप भी बनाया हुआ है, पर ऑन ग्राउंड रियलिटी में उसमें उस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरीके से करना चाहिए। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है, जो हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि जब तक आप जमीन को मरात नहीं देंगे तो कंस्ट्रक्शन हवा में तो नहीं होनी है। बिल्कुल ठीक। तो जमीन के ऊपर आपने वो वैल्यूएशन करके दे रहे हैं, जो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है उसकी वैल्यूएशन अगर आप 9 करोड़ रुपए कर देंगे तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, लोग व्हाइट मनी का सोर्स कैसे दिखाएंगे। अभी एक मुल्क में नई बहस भी छिड़ गई है नसरुल्लाह साहब, वो ये है कि यार एक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के 3 अदारे हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी की अलग अलग वैल्यूएशन करते हैं। FBR अलग वैल्यूएशन कर रहा है एक प्रॉपर्टी की, डिप्टी कमिश्नर उस एरिया का अलग कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी अगर कैंटोनमेंट में आ रही है तो कैंटोनमेंट बोर्ड अलग वैल्यूएशन कर रहा है। प्रॉपर्टी एक है, 3 वैल्यूएशन होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की। इट्स नॉट अ मतलब कोई प्रॉपर्टी डीलर अलग अलग कर रहा है, गवर्नमेंट के अदारे। हमारी अपील है आपके चैनल के तवस्सुत से वज़ीर आज़म से कि खुदारा आप इस मैकेनिज्म को ठीक करें, लोगों को भी हमें भी जग हसाई से बचाएं, एक वैल्यूएशन के निज़ाम पे आए, एक ऑफिशियल रेट हो और एक मार्केट रेट हो, और जो ऑफिशियल रेट है वो DC रेट होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट उसके पास मैकेनिज्म है, हर चीज है। सेनेटर साहब तला साहब की जो कमेटी थी उसमें चेयरमैन FBR साहब ने खुद एडमिट किया कि हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं ना मैकेनिज्म है। तो फिर आप बराए मेहरबानी एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अपने आप को जो इम्पावर किया हुआ है उसको आप खत्म करें, डिप्टी कमिश्नर्स को ये पावर दें। मैक्सिमम अगर आपको कोई इशू है तो आप तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ अपना एक इंस्पेक्टर लाइजॉन में रख दें। अगर आप वो रख देंगे तो चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसा मतलब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें, प्रोग्राम में वापस आते हैं, बात करेंगे सेनेटर तला महमूद साहब से। उनसे पूछेंगे कि FBR की रिफॉर्म्स का हुकूमतें दावा करती हैं, टैक्स सिस्टम को बेहतर करने की बात भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नहीं है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। सेनेटर तला महमूद साहब, ये बताइएगा कि हर हुकूमत दावेदार होती है FPR रिफॉर्म्स की, दावे किए जाते हैं, चैम्बर से बजट की जब बनते हैं बजट उस वक्त प्रपोजल दी जाती हैं, फिर साथ ये भी कहा जाता है कि हम मुकम्मल एक ओवरऑल करेंगे FPR को, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करेंगे, फ्रेंडली करेंगे। लेकिन सारी बातें हुकूमत में आने से पहले होती हैं, हुकूमत में आने के बाद कोई पेशरफ्त नहीं होती। मौजूदा हुकूमत तो सारे इसी दावे के साथ आई थी कि पूरे टैक्स के सिस्टम को रिव्यू करेंगे, लेकिन सारे फैसले वही FPR के बाबू कर रहे हैं। एक्चुअली नौसर साहब, मसला ये है ना कि गवर्नमेंट तो तब्दील होती रहती हैं, कभी कोई हुकूमत आती है, कभी दूसरी आती है। समझने की बात ये है कि जो वहाँ पर लोग बैठे हैं उन लोगों के मशवरों पर उस हद तक जाना चाहिए जिस हद तक जाने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो है वो चूँकि उनकी इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती है इतना ज़्यादा, तो वो जिस अंदाज में अदारे वाले ले जाना चाहें वो उसको उसी अंदाज में जाते हैं। और अदारे वालों की कोशिश ये होती है कि वो ऐसे काम करें जिसमें उनका होल्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पक्का हो, जिसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इतनी सख्ती की जा रही है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, मैं ये मलिक एहसन साहब की बात को सेकंड करूँगा कि उन्होंने मेरी कमेटी के अंदर FBR चेयरमैन ने एतराफ़ किया है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज और वो कैपेबिलिटी या हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि इस सारी चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकें रिवैल्यूएशन के वाले से। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपने ये रिवैल्यूएशन की कैसे, और आपने किस तरह ये रेट आपने 22 करोड़ आवाम के ऊपर इम्पोज कर दिए। एक रात को सोए और सुबह उठ के आप कह देते हैं कि जनाब ये SRO इशू हो गया और मुतल्लिका अदारों में आप ज़बरदस्ती करते हैं। ये ज़बरदस्ती वाला निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अब एक आदमी जिसने पिछले 1 महीना पहले या 2 महीने पहले डील की है और उसकी या 15 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले डील की है और उसने 15 दिसंबर को या 25 दिसंबर को या 10 जनवरी को या से फरवरी में उसने ट्रांसफ़र करानी है, वो कैसे करेगा इसको? वो तो उसमें एक बाकायदा उसका एक टाइम देने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप उनके ऊपर एक एजम्पशन के ऊपर किस तरह आप किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे नॉलेज में आया है कि अब तो अदारों की ये भी पोजीशन है कि लोगों की दीवारें फलांग कर उनके घरों के अंदर दाखिल हो के उनको हरासमेंट भी किया जा रहा है। मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं। अभी पिछले दिनों एक और पिटीशन आई है जिसमें किसी के घर के दीवारें फलांग के रात को उसके घर में दाखिल हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर इस अंदाज के अंदर मामलात चलेंगे तो ये तो मसला नहीं हल होगा। इसके साथ साथ मेरी कमेटी में एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरा टोटल टर्नओवर जो है वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कोई 10 या 15 करोड़ का है। वो कहता है मुझ पर 65 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया। अब वो कहता है कि उसके बाद क्या किया, मुझे लॉयर को हायर करना पड़ा, लॉयर के अंदर मेरी लाखों रुपए की फीस गई और आखिर में मैं जीत गया और वो बात ख़त्म हो गई। तो मुझे बताएं कि वो जो एक्सरसाइज हुई जिसमें उसने वकील किया, इसी तरह अदारे ने भी वकील किया होगा, उन्होंने भी टाइम ज़ाया किया, इन्होंने भी टाइम ज़ाया किया, तो उसका नुकसान किसको है? हुकूमत को है। इसके साथ साथ मैं एक बात इस फोरम पे ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे इस साल में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा लोगों को उन्होंने नोटिस इशू किए हैं, उन डिमांड रेज की है, जबकि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी बड़ी रकम जो है वो नहीं डाली जाती। अगर किसी के ऊपर कोई उन्होंने शोकाज नोटिस इशू करना है तो वो पहली एक्सरसाइज के हवाले से ज़्यादा 400, 450, 500 बिलियन तक के होते हैं, जिसमें बहुत सारे केसेस गलत होते हैं और जब वो एडजुडिकेशन में जाते हैं तो 30-35 अरब रुपए की रिकवरी हो जाती है। इस दफ़ा 3 ट्रिलियन रुपए के डाले गए हैं लोगों पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम नेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
नेट बढ़ाने के बजाय आप जो मुताल्लिका टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग नेट में आना भी चाहते हैं वो भी भाग जाते हैं कि ये जो नेट के अंदर मौजूद हैं उनके साथ जो हशर हो रहा है, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम इससे बच के रहें। तो उसके अलावा जो एक और मसला है, वो भी एक बड़ा गमगीर मसला है कि वहाँ पर ऐसे लोगों को डिप्यूट किया जाए बिल्कुल ठीक, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, और वहाँ पर इस किस्म के बड़े मसाइल होते हैं जिसमें जहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत सफ़र करती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एहसन मलिक साहब, अभी जैसे कि बात कर रहे हैं कि दबाव है टैक्स पेयर के ऊपर भी, तला साहब बात कर रहे हैं, अभी दबाव है, लोग कह रहे हैं फौरी रजिस्ट्री करवा लें प्रॉपर्टीज़ की, 16 जनवरी से फिर नए रेट्स नाफिज और अमल हो जाएंगे। एक प्रेशर पड़ा हुआ है लोगों को प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ये भी एक बड़ा बुरहान इस वक्त पैदा हो चुका है। बिल्कुल नसरुल्लाह साहब, बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में हैं और उनको समझ नहीं आ रही चीज़ें किस तरीके से मैनेज करें। आपसे के चैनल के तवज्जुह से मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म से, वज़ीर ख़जाना से, कि खुदारा कोई क़यामत नहीं आ गई पाकिस्तान में। डीसी रेट्स का जो इजरा होता है वो 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर के साथ चलता है। तो अगर आप अव्वल तो FBR रेट्स ख़त्म होने चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आप इसको एटलीस्ट एक चीज़ तो सीधी कर लें कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से करें। और दूसरा चीज, चेयरमैन FBR से गुजारिश है कि वो उन्होंने जो नोटिस निकाला है SRO, जो आपके पास भी पड़ा हुआ है, उसमें तमाम चीफ कमिश्नर्स को कहा है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें। अब मैं आपको पिंडी का वाकया बताता हूं कि पिंडी चीफ कमिश्नर ऑफिस में ऐसे ऐसे इररेलेवेंट लोग आके सजेशन दे रहे हैं जिनको जॉब नॉलेज ही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास तमाम डाटे मौजूद हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उसके बाद टाउन हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, उनके सेक्रेटरीज को, डायरेक्टर मार्केटिंग्स को, डायरेक्टर फाइनेंस को एक एक लेटर, एक एक ईमेल जनरेट कर दें कि आप अपने हमें प्रपोज रेट दे दें, और प्लस आपके एरिया की जो एसोसिएशन है उसको हमारे पास भिजवा दें। बजाय इसके कि ज़ैद बकर उस्मान उठ के चीफ कमिश्नर के दफ्तर में जाता है और जिसकी ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई दफ्तर है, वो भी जाके रेट की नेगोशिएशन में बैठाया हुआ है इन लोगों। मलिक साहब, 16 जनवरी से ये कौन से रेट्स नाफिजुल अमल हो जाएंगे? SRO तो ये सस्पेंड हो चुका है। SRO सस्पेंड हो चुका है। अभी इन्होंने कहा है कि आप पहले फेज में चीफ कमिश्नर्स के साथ अपने प्रपोजल जमा करवाएं। जो प्रपोजल हम जमा करवाएंगे उसके बाद स्टेट बैंक के एवेल्युएटर्स आएंगे, जो एवेल्युएटर्स आएंगे उसके बाद वो रेट डिसाइड होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस SRO को अंडू करें, खत्म कर दें, आप ये निज़ाम डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ कर दें, और अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाएं कि कम से कम रेट एक डिसाइड हो जाए। प्रॉपर्टी एक है, रेट एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर तला महमूद साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, 3 महकमे कैसे रेट डिसाइड कर सकते हैं? हुकूमत को इस बारे में कुछ नहीं पता कि कम से कम एक अगर DC रेट पहले था उसी को नाफिज कर दिया जाए? मेरे ख्याल से इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि FBR के पास इस वक्त वसाइल नहीं है, ना उनके पास ह्यूमन फैसिलिटी इतनी मौजूद है। उस सूरत में डिप्टी कमिश्नर चूँकि उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो इस सारे मामले को शुरू से देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर ही के रेट हमेशा इम्प्लीमेंट होते रहे हैं। तो जब तक FBR के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते या वो उसको इस अंदाज में नहीं करता कि जिसके अंदर जो स्टेक होल्डर हैं उनको उसके ऊपर एतराज़ात हों, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर का जो सेटअप है वो बेहतर सेटअप है, और उसी सेटअप को ये फॉलो करें। और इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे मसाइल जन्म लेंगे, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उसका गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है ज़रूरत है अभी हाउसेस के हवाले से। तो उस हवाले से और आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन की जो आपकी इंडस्ट्री है
उसको चलाने के लिए बहुत सारी उसके साथ मुल्हिका इंडस्ट्रीज हैं, वो चल पड़ती है। जिसमें आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है, आपकी स्टील की है, बेशुमार है, लकड़ के काम है, फिर इसमें आपकी बेशुमार लेबर जो है वो इस्तेमाल होती है और इसमें रोजगार लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो और उसमें लोगों के जो मसाइल हैं घरों के हवाले से वो गैप जो है वो कम से कम हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि FBR जो है वो ऐसे कोई काम ना करे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सेंटर तला महमूद साहब, एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।